एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लोथाल सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपको बताना है जो लोथाल सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये फेमस सिटी है, ये कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है। ऑप्शंस आर इंडस रिवर, भोगवा रिवर, घग्गर रिवर और लूनी रिवर। देखो यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडस रिवर आपको पता है ये कहाँ पे आती है, ये कश्मीर साइड में है, जम्मू कश्मीर एरिया में ये आती है। और लोथाल सिटी आपकी है गुजरात में, तो इंडस रिवर नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं घग्गर रिवर। घग्गर रिवर जो है इसका आपने हरियाणा की रिवर्स में इसके बारे में भी पढ़ा होगा, ये हरियाणा की मेन रिवर है, ये भी गुजरात में नहीं आती है। यदि आपको पता है लोथाल सिटी जो है वो गुजरात में है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। भोगवा नदी और लूनी रिवर, लूनी रिवर मेजर रिवर है राजस्थान की, कुछ पार्ट इसका गुजरात में भी है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। और इसका सही आंसर है भोगवा रिवर, भोगवा नदी के किनारे पे ये स्थित है। भोगवा रिवर जो है वो साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, साबरमती रिवर। ओके, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन भी इसकी देख लेते हैं। जो लोथाल सिटी है इंडस सिविलाइजेशन की, वो भोगवा रिवर के किनारे पे स्थित है। लोथाल जो है वो काफी फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी जो है व्यूज मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। लोथाल जो है वो साबरमती रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो भोगवा है, जिसके बारे में हमने अभी देखा है, उसके किनारे पे स्थित है। ओके, दोनों के बीच में ये आता है, साबरमती रिवर और भोगवा रिवर के बीच में। और ये कहाँ पे है, सौराष्ट्र रीजन में है, सौराष्ट्र रीजन में ये आता है। Now move to the next question. नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, which of the following sect was followed by बिंदुसार। बिंदुसार के द्वारा जो है कौन सा सेक्ट फॉलो किया जाता था। ऑप्शंस आर बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, ये फॉलो करते थे आजीविका सेक्ट को। आजीविका सेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिंदुसार जो है वो फॉलोवर थे आजीविका सेक्ट के, और ये थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्ट था बुद्धिज्म और जैनिज्म के अलावा। उस टाइम पे ये कंटेम्प्रेरी थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका सेक्ट। आजीविका जो है ये एस्केटिक सेक्ट था, जो एमर्ज किया था इंडिया में सेम टाइम पे ही, जिस टाइम पे बुद्धिज्म था और जैनिज्म था। बट ये जल्दी ही खत्म हो गया, ये चला 14 सेंचुरी तक, 14 सेंचुरी तक जो है ये रहा आजीविका सेक्ट। उसके बाद ये जो है डिसअपियर हो गया था। और जैसे कि इसका नाम है आजीविका, इसका मतलब होता है फॉलोइंग द एस्केटिक वे ऑफ लाइफ। मेन हो जाता है, इसको फाउंड किसने किया था, इसके फाउंडर के कौन थे, इसके फाउंडर थे गोशाला मस्करी पुत्रा, जिनको बोला जाता था गोशाला मखाली पुता के नाम से भी बोला जाता था। गोशाला मस्की पुत्रा और गोशाला मखाली पुता भी बोला जाता था। और ये फ्रेंड थे महावीर के। महावीर आपको पता है फाउंडर थे जैनिज्म के, और 24th तीर्थंकार भी थे, तो उनके फ्रेंड थे गोशाला। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड। मींस कब रद्द किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब रद्द किया गया था। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। किसके अंडर हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के अंडर। तो ये सब फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप गवर्नर जनरल से लिंक करके देखेंगे तो आप जो गवर्नर जनरल थे उनकी क्रोनोलॉजी भी आपको याद रह पाएगी, और जो मेजर इवेंट है वो कब हुए थे वो भी आप इजीली रिमेम्बर कर पाएंगे। तो ये हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ था। इसके बाद जो है काफी मूवमेंट हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट, ये सब जो हुआ था इसके बाद, स्वदेशी मूवमेंट। और इसको एन्यूअल कब किया गया था, रद्द कब किया गया था, रद्द किया गया था 1911 में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 साल बाद जो है इसको रद्द कर दिया गया था, आफ्टर 6 ईयर। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूअल किया गया था 1911 में। किंग जॉर्ज 5 जो है वो कोरोनेशन दरबार उनके लिए लगा था दिल्ली में, दिसंबर 1911 में। उस टाइम पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूअल किया गया था। यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको रिवोकेट किया जाएगा, और जो 2 पार्ट हुए हैं बंगाल की उनको रीयूनाइट कर दिया जाएगा। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस हुआ था, ये अनाउंस किया गया था 19 जुलाई 1905 को, किसके द्वारा, बाय लॉर्ड कर्जन।
जो उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, और इम्प्लीमेंट किया गया था इसको 16 अक्टूबर 1905 में, और 6 साल के अंदर जो है इसे एन्यूल कर दिया गया था, जैसे कि हमने देखा ही है 1911 में। ये भी पूछा जा सकता है किसकी कोरोनेशन के टाइम पे एन्यूल किया गया था, किसने अनाउंस किया था, तो ये किंग जॉर्ज 5 थे, जिनकी कोरोनेशन हुई थी दिल्ली में। तब जो है ये एन्यूल कर दिया जाएगा, तभी अनाउंस किया गया था। और उस टाइम पे जो है कैपिटल भी चेंज कर दी गई थी। पहले ब्रिटिशर्स की कैपिटल हुआ करती थी कलकत्ता 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 जो है कैपिटल होती थी, बाद में जो है ये 1911 में से शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ड बाय व्हिच स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जो कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर है, किस शैली से बिलोंग करता है, किस शैली के द्वारा ये बनाया गया था, कौन सा स्कूल है? ऑप्शंस आर ओडिशा स्कूल, सोलंकी स्कूल, खजुराहो स्कूल एंड नन ऑफ द अबव। देखो ये भी आप इजीली एलिमिनेशन से कर पाएंगे। सोलंकी स्कूल जो है ये कहाँ पे है? ये राजपूत होते हैं, राजपूताना होते हैं, तो ये जो है राजस्थान में है, राजस्थान में का स्टाइल है ये। खजुराहो के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में आते हैं। और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है ये आता है ओडिशा में, ओडिशा में, और ओडिशा स्कूल का ही ये स्टाइल है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जो ओडिशा स्कूल है वो जो है मेनली डेवलप्ड हुआ था ड्यूरिंग द कलिंगा एम्पायर। कलिंगा एम्पायर के टाइम पे जो है ये डेवलप हुआ था। बहुत सारे मंदिर इस स्टाइल में बने हैं, वेरियस टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुए हैं। इसमें क्या इसकी खासियत होती है कि जो बेस होता है इसका वो स्क्वायर होता है। और इसके और एग्जाम्पल है, फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। ये और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सन टेम्पल भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है यूनेस्को की। आप मुझे बताएंगे कि इसको कब डाला गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डाला गया था सन टेम्पल को? हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो सन टेम्पल है इसे बनाया गया था 1250 एडी में। किसके रेन में बनाया गया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट। ओके, इनके द्वारा जो है ये बनवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमने इसके आर्किटेक्चर की बात की है, ओडिशा स्कूल की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है इस टेम्पल में स्टार्टिंग में है डांस पेविलियन, और इसमें खासियत हमने पढ़ी थी कि स्क्वायर बेस होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर बेस है। 3 साइड से जो है स्टेयर्स हैं इसमें, और ये है सूर्य ऑन हॉर्स, सूर्य ऑन चैरियट, सूर्य ऑन चैरियट। इस तरह से इस टेम्पल का आर्किटेक्चर है। हम देख लेते हैं ये टेम्पल, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर बेस है। और ये एक और चीज के लिए ये काफी प्रसिद्ध है, वो है जो हमारे रुपीज होते हैं, 10 रुपीज का जो डिनोमिनेशन है उसके ऊपर आप देख सकते हैं जो ये चक्र लिया गया है, ये सूर्य चक्र है, कोणार्क सन टेम्पल से ये लिया गया है। वन ऑफ द ब्यूटीफुली कार्व्ड चैरियट, ये चैरियट है, चैरियट का व्हील है जो कोणार्क सन टेम्पल से लिया गया है, ₹10 की डिनोमिनेशन पे है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस किया था जनवरी 2018 में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिनोमिनेशन है, आइदर वो 10 रुपीज है, 20 है, 50 है, 100 रुपीज है, 500 है, आपको इन सब के ऊपर जो है कुछ ना कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस की जो है स्ट्रक्चर होती है, तो आपको वो सब भी देखनी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, बृंदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय। जो बृंदेश्वर टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शंस आर राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र चोला फर्स्ट, विजयालय चोला और राजेंद्र चोला सेकेंड। देखो यहाँ से आपको ये तो पता ही चल गया है कि जो बृंदेश्वर टेम्पल है वो चोला किंग के द्वारा बनाया गया था, चोला का आर्किटेक्चर है ये। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन किसके द्वारा बनाया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ये बनाया गया था राजा राजा वन के द्वारा। राजा राजा वन ने ये बनवाया था। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो बृंदेश्वर टेम्पल है वो किस डिटी को डेडिकेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है कि जो बृंदेश्वर टेम्पल है वो डेडिकेटेड है शिव जी को, शिवा को ये डेडिकेटेड है। कहाँ पे आता है? ये आता है तंजावुर में। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था राजा राजा चोला फर्स्ट के द्वारा। टेम्पल जो है इसको राजेश्वरा टेम्पल भी बोला जाता है, राजा राजेश्वरा, क्योंकि इनके नाम से है, राजा राजा के नाम से राज राजेश्वरा टेम्पल भी इसे बोला जाता है।
ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये टेम्पल भी जो है आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और इसे जो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। थ्री टेम्पल को मिलाकर बोला जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। उनमें से एक तो हमने देख ही लिया है, बृंदेश्वर टेम्पल है, अदर टू हैं गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल और एरावतेश्वरा टेम्पल, एरावतेश्वरा टेम्पल और गंगई कोंडा चोलापुरम और बृंदेश्वर टेम्पल, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल कहाँ पे आता है और एरेतवेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बृंदेश्वर टेम्पल की स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये है बृंदेश्वर टेम्पल और ये द्रविडियन स्टाइल में है, द्रविडियन स्टाइल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है शीट इरोजन, अ मेजर टाइप ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय। जो शीट इरोजन है ये एक तरह का मेजर सॉइल इरोजन है, ये किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस आर हैवी रेन की वजह से, विंड की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से या फिर लेक्स की वजह से। किस वजह से होता है शीट इरोजन, शीट इरोजन जो है वो होता है हैवी रेन की वजह से। जब हैवी रेन होती है तो जो सॉयल है उसके ऊपर की परत जो है वो रेन के साथ ही चली जाती है, हैवी रेन के साथ वो मूव हो जाती है, इसीलिए इसे शीट इरोजन बोला जाता है। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, शीट इरोजन जो है वो होती है हैवी रेन्स की वजह से, जो इंटायर टॉप शीट होती है सॉइल की वो वॉश हो जाती है हैवी रेन की वजह से, और पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है बैरन रॉक, और इस तरह की इरोजन को बोला जाता है शीट इरोजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसके केस में इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शंस आर थर्ड, 10th, 12th और 15। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें इंडिया आता है 10वें स्थान पे, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं। इंडिया जो है वो 10th प्लेस पे है वर्ल्ड में और 4th नंबर पे है एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी के केस में। यहाँ पे लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है इंडिया के अंदर, जो वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट का कितना है 6% है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड में ये 10th प्लेस पे आती है, एशिया में ये 4th प्लेस पे आती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस तरह का ड्रेनेज होता है, जो अमरकंटक माउंटेन से निकलती है रिवर्स वो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती हैं। ऑप्शंस आर रेडियल ड्रेनेज, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। देखो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज क्या होती है, हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, दूर दूर से जो है रिवर्स आती हैं और आके एक जगह पे वो मिल जाती हैं। ओके, एक जगह पे वो आके अपना पानी जो है उनका आता है, इस तरह के ड्रेनेज को बोला जाता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। और इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था लोकटक लेक। लोकटक लेक, लोकटक लेक कहाँ पे आती है, ये आती है मणिपुर में, मणिपुर। संघाई डियर के लिए भी ये फेमस है, संघाई डियर जिन्हें डांसिंग डियर भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सेंट्रीपिटल ड्रेनेज का। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ अमरकंटक माउंटेन से जो रिवर निकलती है वो किसका एग्जाम्पल है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से माउंटेन है, माउंटेन से जो है वो रिवर निकलती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो जाती है, इस पैटर्न को बोला जाता है रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज। मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ ताकि आप बेटर समझ पाए। ये देखिए, ये अमरकंटक माउंटेन है और इससे जो है हर डायरेक्शन से जो है रिवर निकल रही है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो जा रही है, इस तरह के पैटर्न को बोला जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक माउंटेन, जो अमरकंटक माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट होती है वो रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। और जो कौन कौन से रिवर जो है ओरिजिनेट होती है यहाँ से, अमरकंटक से, यहाँ से होती है नर्मदा, सोन, महानदी, ये सब ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल से, जो फ्लो करती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। और ये जो है एक गुड एग्जांपल है रेडियल पैटर्न का। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ। ये सब जो है डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, सब पैरेलल।
इसमें आता है सब पैरेलल, डेंट्रिक, ट्रेलिस, रेडियल, सेंट्रीपिटल और डी अरेंज्ड। ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने दो डिस्कस कर लिए हैं, एक रेडियल हमने डिस्कस कर लिया है, सेंट्रीपिटल डिस्कस कर लिया है। अब आप मुझे बताइए जो गंगा रिवर है वो किसका एग्जाम्पल है? गंगा, क्योंकि ये इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा रिवर किसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है डेंट्रिक का। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको गंगा रिवर का पिक्चर। ये देखिए, ये है गंगा रिवर और ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यमुना, सोन, ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरी हैं और ये डेंट्रिक पैटर्न जो है फॉलो करती हैं। गंगा फॉर्म करता है डेंट्रिक पैटर्न, ये रिजेंबल करता है विद द शेप ऑफ अ ट्री। आप देख सकते हैं ट्री की शेप में हर तरफ से जो है आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डेंट्रिक पैटर्न है। और रिजेंबल करता है ट्री की शेप के साथ। मोस्ट कॉमन पैटर्न है ये अर्थ के ऊपर, सबसे कॉमन। अगर ये भी पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है तो वो हो जाएगा डेंट्रिक ऑन द अर्थ सरफेस। और ये डेवलप होता है इन रीजन वेयर द रिवर कैनाल फॉलो द स्लोप ऑफ द टेरेन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द नेबुलर हाइपोथेसिस। बताइए किसने जो है ये प्रोपाउंड की थी नेबुलर हाइपोथेसिस? ऑप्शन है आपके पास लैपलेस, इमैनुअल कांट, टीसी कैम्बरलिन और बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? इसका सही आंसर है डी, लैपलेस और इमैनुअल कांट दोनों के द्वारा जो है इसे प्रोपाउंड किया गया था नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी को। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसको फर्स्ट जो है प्रपोज किया गया था 1734 में। किसके द्वारा? स्वेडिश साइंटिस्ट थे इमैनुअल स्वेडेनबर्ग, इनके द्वारा जो है इसे प्रपोज किया गया था। बाद में इसे प्रोपाउंड किया गया बाय प्रशियन फिलोसोफर इमैनुअल कांट और ये किया गया था 1755 में। और उसके बाद फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लैपलेस, इन्होंने प्रोपाउंड किया था नेबुलर हाइपोथेसिस को इन ईयर 1796। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्रपोज किसने की थी, प्रपोज की गई थी ये इमैनुअल स्वेडेनबर्ग के द्वारा और प्रोपाउंड किया गया था इसे प्रशियन फिलोसोफर इमैनुअल कांट और फ्रेंच मैथमेटिशियन लैपलेस के द्वारा। ओके, जो लैपलेस है उन्होंने एज्यूम किए थे कुछ सर्टेन एक्सियोम्स जिसमें जो है उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस का यूज किया था सॉल्व करने के लिए रिडल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओके, उन्होंने एज्यूम किया था there was a huge and hot gaseous nebula in the space। ओके, यहाँ से जो है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि प्रपोज में और प्रोपाउंडेड में क्या डिफरेंस है। तो हम देख लेते हैं प्रपोज का मतलब क्या होता है। प्रपोज का मतलब होता है कि एक आइडिया रखना। ओके, टू पुट एन आइडिया फॉर अदर्स टू कंसिडर, जिसे दूसरे लोग जो है वो कंसिडर करें, ये होता है प्रपोज का मतलब। और प्रोपाउंडेड का मतलब क्या होता है? प्रोपाउंडेड का मतलब होता है उस आइडिया को कंसीव करना। ओके, ट्राई टू कंसीव, दूसरों को जो है कंसीव करना उस आइडिया के बारे में विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स। एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं ये कीवर्ड भी। प्रोपाउंड पूछा गया है तो प्रोपाउंड किया गया था ये इमैनुअल कांट एंड लैपलेस, बोथ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है प्लैनेट व्हिच लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड आर नोन एज। बताइए, वो वाले प्लैनेट आपसे पूछे गए हैं जो सन और एस्ट्रॉयड की बेल्ट के बीच में आते हैं। उन प्लैनेट को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, मेटेओर्स और कॉमेट। इसका सही आंसर क्या होगा? इन प्लैनेट को बोला जाता है इनर प्लैनेट, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आउटर प्लैनेट क्या होता है? जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर वाले प्लैनेट होते हैं उन्हें आउटर प्लैनेट बोला जाता है। मेटेओर्स क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, ये हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनेट जो सन और बेल्ट के एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में होते हैं वो है इनर प्लैनेट। आफ्टर एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होते हैं वो होते हैं आउटर प्लैनेट। उसके बाद आते हैं मेटेओर्स। मेटेओर्स जो है शूटिंग स्टार्स होते हैं, जो बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, टूटते हुए तारे को देख के मन्नत मांगते हैं, वो मेटेओर्स ही होते हैं। मेटेओर्स जो है शूटिंग स्टार्स होते हैं। ये पीस होते हैं डस्ट और डिब्रीज के स्पेस के अंदर एंड ये बर्न अप होते हैं जब ये एंटर कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर।
ओके, इन्हें बोला जाता है मेटेओर्स। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होते हैं? ये जो है फ्रोजन लेफ्ट ओवर है, और जब सोलर सिस्टम बना था उसमें जो है जो फ्रोजन लेफ्ट ओवर्स हैं उन्हें कॉमेट बोला जाता है। ये बने होते हैं डस्ट से, रॉक से और आइस से, इन्हें कॉमेट बोलते हैं। मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। पहले हमने बात की थी जो इनर प्लैनेट किसे बोला जाता है, जो सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में आते हैं, इन्हें बोलते हैं इनर प्लैनेट। आफ्टर एस्ट्रॉयड बेल्ट वालों को बोलते हैं आउटर प्लैनेट। ओके, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड कौन सा है, तो वो है सीरस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो है वो सीरस है। उसके बाद हमने बात की थी कॉमेट्स की और मेटेओर्स की। तो ये स्ट्रक्चर होती है कॉमेट की, इसमें गैस होता है, आइस होता है, इन सबसे बना होता है कॉमेट। और ये है मेटेओर। मेटेओर का मतलब क्या होता है? शूटिंग स्टार होता है, डस्ट वगैरह से ये बना होता है। एस्ट्रॉइड से छोटा, थोड़ा छोटा होता है, और ये है एस्ट्रॉइड। ओके, और जब ये एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर तब ये जो है बर्न होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन शोइंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री और इवन लेस। हाँ जी, शैलोवेस्ट पार्ट पूछा है ओशियन का। ओशियन का ऑप्शंस है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, डीप सी प्लेन या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसका सही आंसर होता है, हो जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो सबसे शैलोवेस्ट पार्ट होते हैं ओशियन का। पिक्चर के थ्रू आपको बेटर समझ आएगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पिक्चर। ये देखिए, ये है यहाँ पे कोस्ट होती है। कोस्ट के बाद जो है ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ओशियन कितना कम है। ओशियन का सबसे कम पार्ट यहाँ पे होता है, इस एरिया को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। फिर एक स्लोप स्टार्ट होता है, इस एरिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और उसके बाद जो है बेस बनना स्टार्ट होता है वहां से जहां से कॉन्टिनेंटल राइज है। ये कॉन्टिनेंटल राइज है, उसके बाद जो है ये ओशियन होता है। प्रॉपर ओशियन जो है यही है, जो बेस, प्लेन बेस हो जाता है यहाँ से। और इन तीनों को जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, इन तीनों को मिलाकर जो एरिया बनता है उसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो सबसे शैलोएस्ट पार्ट कौन सा हुआ? ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये एक्सटेंडेड मार्जिन होता है ईच कॉन्टिनेंट का, जिसे ऑक्यूपाई किया होता है रिलेटिवली शैलो सी और गल्फ के द्वारा। ये आपने पिक्चर में देखा ही है, कोस्ट का ये एक्सटेंडेड पार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे शैलो सी और शैलो ओशियन या शैलो गल्फ होती है इसके ऊपर। और उसके बाद हम बात करें शैलोएस्ट पार्ट है ये ओशियन का, जो शो करता है एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1% और इवन लेस। जो सेल्फ टिपिकली एंड होता है इसका वेरी स्टीप स्लोप का, उसे बोलते हैं सेल्फ ब्रेक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म हैज अ सर्कुलर ओपनिंग एट द टॉप एंड फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम। मींस ऊपर की तरफ से जो है ये लैंडफॉर्म सर्कुलर होता है और नीचे जो है ये फनल शेप में हो जाता है। जैसे सिंक होते हैं, वॉश बेसिन होते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर जो है इसकी होती है। तो ये क्या है? कौन सा लैंडफॉर्म है? किस लैंडफॉर्म की बात हो रही है? ऑप्शंस आर स्वैलो होल्स, सिंक होल्स, सॉल्यूशन सिंक और कोलैप्सिंग। देखो ये नेम से रिलेटेड है। जैसे सिंक की शेप होती है, ऊपर सर्कुलर होता है, नीचे फनल शेप होता है। तो नेम से रिलेट करके भी आप कर पाएंगे। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है सिंक होल्स। मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ किस तरह से होती है ये लैंडफॉर्म। ये है सिंक होल्स। ऊपर से ये सर्कुलर है, नीचे से फनल शेप में है। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सभी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये स्वेलो शेप होती है, स्वेलो होल है सेक्शन में। ओके, स्वेलो होल। फिर सिंक होल है, वो थोड़ा डीप हो जाता है। ये सिंक होल है किसी सेक्शन के अंदर। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज होती है लैंडफॉर्म में, स्वेलो होल बनता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सिंक होल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन वो पूरी तरह से जब कोलैप्स हो जाता है, वो पूरा सेक्शन ही निकल जाता है, तब वो हो जाता है कोलैप्सिंग। और जब केव में बात करें, केव में जो है नीचे की तरफ से भी उभरता है और ऊपर की तरफ से भी। जो ऊपर से आता है इसे बोलते हैं स्टेलेस्टाइट, और जो नीचे से होता है उसे बोलते हैं स्टैलेग्माइट। ओके, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये फॉर्म कर देते हैं पिलर, उसे बोलते हैं हम पिलर। आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले को स्टेलेस्टाइट बोलते हैं, नीचे वाले को स्टैलेग्माइट बोलते हैं। और जब ये और ज्यादा इरोड हो जाते हैं तो वैली सिंक या ओवेलाज इनको बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में जो है ये लैंडफॉर्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, कौन सा इनमें से एक्टिव वोल्केनो नहीं है? ऑप्शंस आर माउंट एटेना, माउंट स्ट्रोम्बेली, बैरन आइलैंड और माउंट पोपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट पोपा। बाकी ये तीनों जो है क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। और पूछा गया है नॉट एक्टिव, तो वो है माउंट पोपा। अब इनकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये लाई करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माउंट पोपा की। जो माउंट पोपा है ये एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का, मीन्स ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये कहाँ पे आता है, ये आता है सेंट्रल म्यांमार में। उसके बाद हम बात करेंगे माउंट माउंट इटना की, और सिंपली इटना भी इसे बोलते हैं। ये एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है जो ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली इटली में पाया जाता है। कहाँ है ये, इटली। मैच द फॉलोइंग में ये आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया, एक तरफ आपको सारे माउंट दे दिए गए, माउंट पोपा, माउंट इटिना, स्ट्रोम्बली, बैरन आइलैंड, साइड में दे दिया गया ये इटली में है, म्यांमार में है, ब्राजील में है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग में ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे है। माउंट पोपा है म्यांमार में, माउंट इटना है इटली में, स्ट्रोम्बेली भी इटली में आता है। स्ट्रोम्बेली जो है ये स्मॉल आइलैंड है टेरेनियन सी के अंदर, जो कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ कोस्ट पे सिसिली के। सिसिली हमने देखा ही है इटली में है। और ये जो है वन ऑफ द थ्री एक्टिव वोल्केनो, थ्री एक्टिव वोल्केनो है इटली में, उनमें से एक है माउंट स्ट्रोबेली, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बेली वोल्केनो जो है उनमें से एक है। उसके बाद हम बात करेंगे बैरन आइलैंड की। बैरन आइलैंड जो है ये एक आइलैंड है जो लोकेटेड है अंडमान सी के अंदर, मीन्स ये इंडिया का है बैरन आइलैंड। ओके, और ये जो है इज द ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया के अंदर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया, और ओनली एक्टिव वोल्केनो जो चेन पे आता है वोल्केनोज की, सुमात्रा से लेकर म्यांमार। सुमात्रा से म्यांमार में जितने भी वोल्केनोज हैं उनकी चेन में सिर्फ एक ही है जो एक्टिव है, वो है बैरन आइलैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हाउ इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंटेड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देख लीजिए ये सभी और आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होती है परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज होता है प्राइस चेंज होने के साथ, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वही मतलब हुआ इसका कि परसेंटेज क्वांटिटी जो है डिमांड में क्या चेंज आएगा यदि प्राइस चेंज होता है, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में भी सेम ही थिंग मेंशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द चेंज इन इट्स प्राइस। पिक्चर के थ्रू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। यहाँ पे पिक्चर में क्या है, एक तरफ प्राइस है एक तरफ क्वांटिटी है। यदि प्राइस हाई है तो क्वांटिटी जो है वो कम होगी, प्राइस जो है वो थोड़ा कम, प्राइस कम है तो क्वांटिटी जो है वो थोड़ी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है, कम है। और यहाँ पे आप इलास्टिसिटी देख सकते हैं कि कितनी हाई हो जाती है यदि प्राइस भी बढ़ता है और क्वांटिटी भी जो है उसकी बढ़ जाती है। तो ये है हाई इलास्टिसिटी। तो किस पे डिपेंड करती है ये डिमांड डिपेंड करती है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस पे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड इज द अमाउंट ऑफ गुड दैट बायर्स आर। क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी गुड की जो है वो क्या होती है, जिस बायर एबल टू बाय, विलिंग टू बाय, एबल एंड विलिंग टू सेल, एबल एंड विलिंग टू बाय। तो ये सिंपल ही है, इसका आंसर जो है आप सब कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जहां पे बायर जो है वो एबल होता है और विलिंग होता है बाय करने के, उसे बोला जाता है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड। तो वो अमाउंट होता है जहां पे बायर जो है उसे एबल भी हो और विलिंग भी हो कुछ बाय करने के। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, which committee used the modified mixed reference period to estimate poverty line for the very first time? बताइए कौन सी कमेटी ने सबसे पहली बार जो है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का यूज किया था? ऑप्शंस आर अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, अरविंद पनागरिया टास्क फोर्स और रंगराजन कमेटी।
पहले तो आप मुझे बताइए पॉवर्टी से रिलेटेड इनमें से कौन कौन सी कमेटी जो है वो पॉवर्टी से रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। ये सभी कमेटी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको देखना ये भी ध्यान रखना है कि किसने जो है किस बेसिस पे जो है अपनी रिकमेंडेशन दी थी। इन सबकी ये रिकमेंडेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर क्या है? मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कौन सी कमेटी ने सबसे पहले बार यूज किया था? ये यूज किया गया था रंगराजन कमेटी के द्वारा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनमें से ये भी बताइए कैलोरीज बेस्ड किसने जो है यूज किया था? कैलोरीज बेस्ड ये भी आप मुझे बताएंगे। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तब तक। रंगराजन कमेटी जो है उन्होंने यूज किया था मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का फर्स्ट टाइम। और इसमें क्या होता था? इसमें यूज किया गया जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट किया जाता था डिफरेंट रेफरेंस पीरियड्स के जो वेरी करते थे 7 से 365 डे और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? बताइए कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? ऑप्शंस आर कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, कि सभी जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्राइस को कैलकुलेट करना इकोनॉमी में, उसे कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। या फिर कैलकुलेट करना प्राइस ऑफ ऑल गुड्स इन एन इकोनॉमी, सिर्फ गुड्स, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज है, यहाँ पे ओनली गुड्स है। थर्ड है कैलकुलेट करना प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट प्राइमरी आर्टिकल, सिर्फ प्राइमरी आर्टिकल को छोड़कर सभी गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ ऑप्शन है कैलकुलेट करना प्राइस ऑल गुड्स और सर्विसेज का, यहाँ पे एक्सेप्शन है एनर्जी एंड फूड आइटम्स की। तो बताइए किसे बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, एक्सेप्शन रहता है एनर्जी का और फूड आइटम्स का। एनर्जी और फूड आइटम्स का एक्सेप्शन क्यों रहता है? क्योंकि ये दोनों जो है काफी वोलेटाइल होते हैं, इनका डेली बेसिस पे प्राइस चेंज होता रहता है। आपने देखा ही होगा जैसे एनर्जी में ऑयल सेक्टर आता है, ऑयल के जो है डेली बेसिस पे दाम बढ़ते घटते रहते हैं। फूड आइटम्स के साथ भी सेम है। तो इसे जो है कोर इन्फ्लेशन में नहीं डाला जाता है, इन दोनों को कोर इन्फ्लेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसे कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी और फूड आइटम्स नहीं होती हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वही यहाँ पे मेंशन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट जो है इनमें से किसे बोला जाता है? ऑप्शंस आर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पे इन तीनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी के बारे में। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें दो तरीके के टूल यूज होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तब मैंने आपको बताया था कि ये चारों ही जो है वो क्या है, ये क्वांटिटेटिव टूल है। और वहां हमने डिस्कस भी किया था कि रेपो रेट होता है वो क्या होता है? रेपो रेट होता है जहां पे बैंक जो है उधार लेते हैं, किससे? आरबीआई से। जिस रेट पे जो है बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं उसे रेपो रेट बोला जाता है। जहां पे इसका वाइस वर्सा हो जाता है, जहां पे आरबीआई जो है पैसे लेता है बैंक से, वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जब कोई बैंक कुछ लोन देता है तो उसके विद रिस्पेक्ट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है एज अ कैश रिजर्व बैंक अपने पास भी रखता है। वो कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, 7%, 8%, ये वेरी करता रहता है जो कैश रिजर्व रेशियो है। तो इसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और डिस्काउंट रेट किसे बोला जाता है? डिस्काउंट रेट जो है वो बैंक रेट को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। फर्स्ट है आर्टिकल 55 डील विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल नंबर 55 है वो डील करता है विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग क्योंकि वो है आर्टिकल 54 जो डील करता है विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसमें दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सेकंड भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड है द प्रेसिडेंट टेक ओथ इन प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नहीं,
प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड फोर्थ है प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये रॉन्ग है, ये जो है यहाँ पे आएगा वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस वर्सा आपको दिया हुआ है। और वो ओथ लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो जो है अपना रेजिग्नेशन जो है वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पे आपकी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे पूछा था आपसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, डी इसका सही आंसर होगा। एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। फर्स्ट का हमने ऑलरेडी देख लिया था, वहां पे आर्टिकल गलत मेंशन था 55, ये 54 में होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते हैं, मींस वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें होता है, कौन कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों मीन्स लोकसभा और राज्यसभा कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो वोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं स्टेट की, और इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यूटीज की। यूटी की दो यूटी में है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो दो यूटी है दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये लोग जो है इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट है वो ओथ लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 60 में। और जो प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन किसे देते हैं, वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों के द्वारा, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों के द्वारा इन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो ये भी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड है हिज इलेक्शन इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड डन बाय एन ओपन बैलेट, ओपन बैलेट से नहीं होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है। तो थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो तीनों ही गलत है, 1 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, उनको किसके द्वारा मींस इलेक्ट किया जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मींस राज्यसभा और लोकसभा में जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर है वो मिलके जो है वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। और उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन में मेंशन था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बट यहाँ पे होता है प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन सिस्टम से होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और थर्ड में था कि ओपन बैलेट से होता है, नहीं ये सीक्रेट बैलेट से होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो उनमें यूज होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पे जो वोटर हैं वो वोट करते हैं इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट जिसे वो वोट करना चाहते हैं, जिसे वो प्रेफर करते हैं। और कैसे बैलेट सीट के ऊपर, जैसे हम लोग वोट करने जाते हैं लोकसभा के इलेक्शंस में, तो वो एग्जाम्पल है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। यहाँ पे वो कैंडिडेट वोन करता है जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट जो है मिली होती हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, नॉमिनल तो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग। सेकंड की अगर हम बात करें द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ओके, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो है अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट डैश मेंबर्स टू राज्यसभा एंड डैश मेंबर टू लोकसभा। यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो कितने मेंबर को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करता है और कितने मेंबर को लोकसभा में जो है नॉमिनेट करता है। ऑप्शंस आर 2 and 12, 12 and 0, 2, 2 and 12 and 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 and 0। पहले 12 and 2 किए जाते थे, मीन्स 12 जो है राज्यसभा में होते थे और 2 लोकसभा में होते थे। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये वाली रिजर्वेशन, ये वाली नॉमिनेशन जो है वो खत्म कर दी गई थी। तो अब इसका लेटेस्ट में सही आंसर हो जाएगा 12 and 0। ओके, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर टू द राज्यसभा। अर्लियर 2 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में। लेकिन जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन जो रिजर्वेशन थी, जो लोकसभा में थी, वो 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती थी। लेकिन जनवरी 2020 में जो एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट थी पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में इंडिया की, वो एबोलिश कर दी गई बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 and 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द। जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से। किसको लिखेंगे वो, उसके बारे में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर। तो ये रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिखकर। बी इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर। कहाँ पे जो वेट है वो ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का? ऑप्शंस आर इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे ज्यादा वेट आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे ज्यादा होगा? तो इसका सही आंसर है वो सबसे ज्यादा होगा पोल्स पे। ये है हमारी अर्थ, जो सेंटर में होता है ये होता है इक्वेटर। ऊपर की तरफ यहाँ पे सेंटर में ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये नीचे वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये होते हैं पोल्स। तो पोल्स पे जो है वेट सबसे ज्यादा होता है, और क्यों सबसे ज्यादा होता है वो हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखते हैं। जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो पोल्स पे ज्यादा होती है देन द इक्वेटर। ओके, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ ज्यादा होती है? इक्वेटर पे, पोल्स पे कहाँ होती है? तो वो भी पोल्स पे ज्यादा होती है। और जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं वो बढ़ती जाती है, और इसी की वजह से वहां पे वेट भी ज्यादा होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स से हम क्या चेंज कर सकते हैं? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इनमें से क्या चीज चेंज होगी? शेप चेंज होगी। जी बिल्कुल, शेप, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हम शेप चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, रूप और आकार दोनों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मास को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मास, शेप भी चेंज हो गई, साइज भी चेंज हो गया, लेकिन मास उतना ही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है किस चीज को चेंज कर सकते हैं? दोनों को कर सकते हैं, शेप को और साइज को। तो बी इसका सही, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। फोर्स जो है वो यूज किया जाता है चेंज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फोर्स जो है वो चेंज कर देता है शेप और साइज को ऑब्जेक्ट के, लेकिन मास जो है ऑब्जेक्ट का वो सेम ही रहता है। यही इसके एक्सप्लेनेशन है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।